अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साहिब दिनो नसीरानी है और जैसे कि आप जानते हैं मैं एज ए रिसर्चर एंड पब्लिशर टाइटल तौर भी जाना जाता हूं। तो दरअसल आज मैं आपको अपने एक्वेटिक थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, उससे पहले आपको यूनिवर्सल थ्योरी जो मैंने दी थी उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल थ्योरी जो मैंने दी है वो दरअसल मैंने अपनी जो फर्स्ट थ्योरी है द लॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेकंड जो थ्योरी है द इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी और जो थर्ड है वो एक्वेटिक थ्योरी है। ये इन तीनों को मैंने तीनों में जो भी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इमेजिनरी प्रेशर थी वो मैंने कंबाइन करके सेपरेटली यूनिवर्सल थ्योरी में एक्सप्लेन की है, रोल ऑफ इमेजिनरी प्रेशर ऑन डिफरेंट रिलेटिव मोशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक थ्योरी। तो देखिए, एक्वेटिक थ्योरी देने का एक ही मकसद था कि देखिए पाकिस्तान में हमारी जो यहाँ पर एक्वेटिक थेरेपी जिसे हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है वो यहाँ पर अवेलेबल इतना खास नहीं है। तो मेरा एक ही मकसद था इस पर रिसर्च करने की कि वो यहाँ पर भी हो जाए। तो मैं आपको इसकी अहमियत बताने जा रहा हूँ कि देखिए उसमें क्या कौन सी चीज़ें आती हैं ज़्यादातर जो कि आपको समझना चाहिए। ये एक बड़ी टेक्निक है जिसे हम महरूम हैं, अफसोस की बात है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी आ जाएगा। देखिए, जैसे कि आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसमें भी अभी ये स्टार्ट हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। तो स्टार्ट करते हैं एक्वेटिक थ्योरी। देखिए, इसमें मैंने 4 एक्सरसाइज अपने कंपेयर किए। कौन सी? लैंड एक्सरसाइज, अंडरलैंड एक्सरसाइज, एल्टीट्यूड एक्सरसाइज एंड स्पेस एक्सरसाइज। इन चारों एक्सरसाइज को कंपेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट एक्सरसाइज ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए कौन सी होगी बेहतर। तो देखिए, अभी उनमें से जो मुझे लगा, जो मुझे मिला रिसर्च के मुताबिक, वो अंडरलैंड एक्सरसाइज है जो कि एक्वेटिक थेरेपी जिसमें की जाती है, जिसे हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है, वो है। तो हम उसकी अहमियत स्टार्ट करने के लिए मैं उसकी आपको थोड़ा समरी बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये देखा गया कि अंडरलैंड एक्सरसाइज जो कि हमारी एक्वेटिक थेरेपी होती है वो ज़्यादातर 1.5 मीटर जो कि 5 फीट हाइट के मुताबिक वो ज़्यादातर एक्वेटिक थेरेपी यूज़ करते हैं। उसकी जो डेप्थ होती है वो इस तरह होती है। देखिए, ये हमारी फ्रेश वाटर में की जाती है, ठीक है। एक्वेटिक थेरेपी जो भी होती है, पेशेंट्स को जो एक्सरसाइज करवाते हैं वो तकरीबन इस तरह ही होते हैं। वो उनके हाइट के मुताबिक रखते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी बॉडी है वो वहाँ पर पानी में इमर्ज होनी चाहिए एक्सेप्ट नेक। आपकी नेक जो है बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम उन्हें एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट्स को। तो जो एक्वेटिक थेरेपिस्ट होता है वो उन्हें डायरेक्शन देता है कि आपको ये चीज़ एक्सरसाइज करने इस तरह। तो वो एक्टिवली अगर खुद कर सकता है तो ठीक है, वरना पैसिवली वो एक्वेटिक थेरेपिस्ट खुद उन्हें करवाएगा। तो देखिए, इस एक्सरसाइज के कौन से फ़ायदे हैं। मैंने क्या किया, मैंने जो प्रीवियस रिसर्च थे, प्रीवियस जो डेटा थे, उनमें मैंने देखा कि VO2 मैक्स, जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन जो थी मैक्सिमम, वो दरअसल आफ्टर 18 एज वो कम होती जा रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी। तो उस मुताबिक उस आइडिया को लेकर मैंने हाइपोथेसाइज किए कि अगर कोई भी बंदा अगर कर रहा है एक्सरसाइज तो हमेशा ये हम नोट करें कि आफ्टर 18 एज उसमें जो इम्प्रूवमेंट होगी स्ट्रेंथ और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी एज कम्पेयर टू जो यानी कि लोअर एज है, ज़्यादातर 18 से बिलो जो है। तो ये किस तरह, ये देखें ये क्यों हो रहा है, 18 एज से क्यों इम्प्रूवमेंट कम हो रहा है ह्यूमन बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि रिजल्ट हमें यही मिला कि अंडरलैंड एक्सरसाइज जो है वो परफेक्ट एक्सरसाइज है ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए। तो मैं अभी आपको चारों एक्सरसाइज जो हमारा जैसे कि टाइटल है ना एक्वेटिक थ्योरी, कंपैरिजन बिटवीन लैंड एक्सरसाइज, अंडरलैंड एक्सरसाइज, एल्टीट्यूड एक्सरसाइज एंड स्पेस एक्सरसाइज अमंग एडल्ट्स, ठीक है। तो एडल्ट इसमें जो एज होगी वो हमारी 18 से हमने 25 तक उठाए हैं। तो उनमें हम ये कंपेयर करेंगे कौन सी एक्सरसाइज परफेक्ट रहेगी, ठीक है। तो लैंड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। देखिए, लैंड एक्सरसाइज हमारी जो कि सी लेवल पे की जाती है जिम में, जबकि ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पर 180 में हमारे यहाँ पर इर्द गिर्द। लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो फिर वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट
जो है उसका प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बढ़ता है, और एज अ इमेजिनरी प्रेशर जो कि हमें फील होता है वो ज़्यादा होता है, और वो भी आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये भी आपकी एक लैंड एक्सरसाइज तो ही समझा जाएगा। लेकिन अंडरलैंड की बात करें तो वो आपकी ज़्यादातर फ्रेश वाटर की डेप्थ में की जाती है। जैसे कि मैंने कहा वो आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब भी आप अगर आप ओशन की ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ओवरवेट ऑफ द वाटर जो है वो आप पर इफ़ेक्ट करेगा, जो कि नेगेटिवली करेगा, आपको इंजर्ड करेगा। ये एक हो जाएगा एक्सेप्शनल केस। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, रेफ़र नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और डीप में चलें। नहीं, आपके हाइट के मुताबिक एक्यूटिक थेरेपिस्ट आपको एक्यूटिक थेरेपी करवाए तो ये बेहतर होगा। और आपको ये करवाएगा हमेशा 1 आवर तक करवाते हैं, 1 घंटे तक, क्योंकि इसमें आप देखिए कुदरत का कमाल देखिए। आप पानी में रहते हुए पानी में जा भी रहे हैं, पानी में होकर फिर भी आप में डिहाइड्रेशन हो रही है। ये किस तरह देखिए, पानी में आपके ख्याल में यही होगा कि हम पहले ये सोचते थे कि पानी में जाने से प्यास बुझती है, प्यास नहीं लगती है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी में जाने से आपके अंदर डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है पानी में होते हुए। तो देखिए ये क्यों हो रहा है, ये भी मैं वजह आपको दूंगा। तो इसलिए गिलास ऑफ जूस वाटर जो है पेशेंट्स को ज़्यादातर दी जाती है, क्योंकि उसका जो वाटर जो है वो मेंटेन हो जाए। तो अंडरलाइन एक्सरसाइज में अगर देखा जाए, देखिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जाहिर बात है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो स्ट्रोंगर होती है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। देखिए 33 फीट पर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाती है। 33 फीट अगर नीचे जाएंगे पानी के अंदर तो 2 ATM आपको फील होगा, क्योंकि 1 प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है प्लस में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल प्रेशर आप पर जो इफेक्ट होगा वो होगा 2 ATM। तो इसलिए डीप में नहीं जाते, क्योंकि वो इफेक्ट जो है ओवरवेट वो एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं, आपको इंजरी करता है। लेकिन मैं 5 फीट आपके हाइट के मुताबिक रिकमेंड करूंगा, ताकि आपकी नेक बाहर होनी चाहिए, ताकि आप ऑक्सीजन ले सकें। अभी जब भी आप पानी में अपने बॉडी की वर्कआउट करेंगे, मसल वर्कआउट करेंगे, जो अपोजिट में अगर 5 फीट में जो प्रेशर मैंने कैलकुलेट की है वो तकरीबन हमारी होगी 1.15 ATM। जो 0.15 है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगी और प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। 0.15 है, 0.15 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 5 फीट वाले में। देखिए ये कम है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माना जाता है स्ट्रोंगर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो इसलिए क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत क्लोज हैं देन एयर पार्टिकल्स, तो इसलिए कहते हैं ये स्ट्रोंगर होती है, वो आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है। आप जब भी जाते हैं, अगर आप देखिए व्हीलचेयर पेशेंट है, वो लैंड पर अगर आप उसे खड़े करेंगे तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी आप उसे पानी में कहेंगे खड़े करने के लिए तो वो पानी में मुकम्मल तरह से सीधा खड़ा रहेगा। वो इसलिए क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं, उसकी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक्यूटिक एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी अंडरलैंड एरोबिक एक्सरसाइज है ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे नज़र में। तो इसमें ये होगा जब आप मसल वर्कआउट कर रहे हैं, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस लग रहा है, आपको उस रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए तो फोर्स की ज़रूरत होगी। तो फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वजह से आप में एक फटीग भी हो जाएगी, ठीक है, और आपकी जो ऑक्सीजन कंजप्शन है वो बढ़ेगी, वो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपके मसल वर्कआउट कर रहे हैं पानी में, एक रेजिस्टेंस पार्टिकल्स क्लोज्ड है, आप अगेंस्ट उसके काम कर रहे हैं। तो जाहिर बात है फिर इस वजह से आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है और जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। और मैंने यही कहा कि VO2 मैक्स जो ऑक्सीजन कंजप्शन जो मैक्सिमम है वो मेरे मुताबिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी से। तो अगर न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलर इन्वॉल्व पेशेंट्स को अगर पानी में ये एक्सरसाइज करवाया जाए तो वो आपको बैलेंस मिलेंगे, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और स्विमर्स जो हैं वो भी कॉम्पिटिटिव स्विमर्स भी यूज़ करते हैं स्विमिंग ज़्यादातर, उनमें भी ये कार्डिक वर्कआउट भी अच्छी हो जाती है, ब्लड फ्लो हो जाती है। और देखिए इसमें ये होगा कि आपकी नज़र में ये होगा कि पानी में तो ऑक्सीजन डिजल्ड ऑक्सीजन होती है 5% डिजल्ड ऑक्सीजन है पानी में, ठीक है। और वो पानी में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फिश है वो तो लेता है ऑक्सीजन,
वहाँ से डिजल्ट ऑक्सीजन अपने गिल्स की थ्रू वो लेता है वहाँ से ब्रीथिंग पर्पस के लिए। लेकिन सवाल ये है कि डॉल्फिन, व्हेल या ह्यूमन बीइंग कहाँ से सांस लेंगे पानी में, किस तरह डिजल्ट ऑक्सीजन लेंगे? वो तो ऑक्सीजन देखिए बाउंड है, हमें चाहिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेपरेटली ब्रीथिंग पर्पस के लिए। तो उस वजह से देखिए डॉल्फिन क्या करता है, डॉल्फिन में अल्लाह ने क्या बनाया, ऊपर उसके ओवर द हेड ब्रीथिंग होल्स होते हैं जो कि वो एयर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपना ऑक्सीजन लेता है फॉर ब्रीथिंग पर्पस, वो पानी से नहीं लेता। तो ह्यूमन बीइंग भी इसलिए मैं कहता हूँ कि जो नेक है आपकी बाहर होनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप में फटीग, थकावट होगी, तो आप फिर सांस लेने के लिए पानी में थोड़ी रहेंगे, सांस लेने के लिए पानी से अपना गर्दन ऊपर करेंगे और सांस जो लेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही लेंगे। वहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है तो वहाँ लेंगे, और इससे आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी पानी में, ज़्यादातर पार्टिकल्स क्लोज हैं, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगी, वो बढ़ेगी आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है अभी आगे कि जो हमारी एल्टीट्यूड एक्सरसाइज है जो कि यूज़ की जाती है ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड पे जो एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन की भी। देखिए एल्टीट्यूड एक्सरसाइज जैसे कि मैंने कहा कि वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो स्टे करते हैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरियाज़ पर, वहाँ पर उन्हें ज़्यादातर हाइपोक्सिया हो जाती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। क्योंकि देखिए ऊपर जाने से, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर तो आप हैं, आपकी जो इंटरनल बॉडी प्रेशर है और जो एक्सटर्नल बॉडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों बैलेंस है, इसकी वजह से आप बैलेंस फील कर रहे हैं। और पानी में जो है वो एक्सटर्नल जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर जैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों आप पर इफेक्ट कर रहे हैं और आपकी बॉडी को और बैलेंस रखते हैं। तो इसलिए कहता हूँ अंडरलैंड एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल, बहुत परफेक्ट एक्सरसाइज है। लेकिन जब आप एल्टीट्यूड की बात करेंगे, एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाएगा, अगर और आपकी इंटरनल बॉडी प्रेशर वैसे भी है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको ऐसे लगेगा आपके कान बाहर की तरफ आ रहे हैं, आपके नाक के, आपकी बॉडी पूरी इस तरफ खींची जाएगी, आप बैलेंस फील नहीं करेंगे, आपके अंदर इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, आपके अंदर वीकनेस हो जाएगी, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं जब आप ऊपर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि रिकमेंड करते हैं एल्टीट्यूड एक्सरसाइज। अगर आप एल्टीट्यूड एक्सरसाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और इसके नतीजे में आप जो है हाइपोक्सिया से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि एल्टीट्यूड एक्सरसाइज वो जो है हमारी लेस इम्प्रूवमेंट होती है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में एज कम्पेयर टू लैंड एक्सरसाइज एंड अंडरलैंड एक्सरसाइज, लेकिन फिर भी करनी चाहिए। अब स्पेस एक्सरसाइज की बात करेंगे, जब 100 किलोमीटर ऊपर आप चले जाएं, ठीक है, वहाँ चले गए, अब आप वहाँ पर आपकी स्पेस स्टार्ट हो जाती है 100 किलोमीटर ऊपर, वहाँ कोई एयर नहीं होगा, कोई ग्रेविटी नहीं होगा। तो वहाँ पर देखिए हम कहते हैं ज़्यादातर हमें ऑस्टियोपोरोसिस के यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वहाँ पर, एस्ट्रोनॉमर जो भी हैं, तो वहाँ ये देखा गया ज़्यादातर उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है। वो क्यों हो रही है? ज़्यादातर जो पिछले रिसर्चर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो उनमें माइक्रोग्रेविटी की वजह से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मुताबिक देखिए ग्रेविटी आर्टिफिशियल पैदा की भी जाए, जैसे वहाँ पर करते भी हैं, अगर वो हो फिर भी वहाँ पर ये चीज़ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी एक रोल है, वो आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है, वो अगर होगा तब भी फिर ये चांसेस कम होंगे। तो दोनों का रोल आप कह सकते हैं, ग्रेविटी का और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। खाली आप नहीं कह सकते कि माइक्रो ग्रेविटी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ये गलत बात है। तो स्पेस एक्सरसाइज हम करवाते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये फ्यूचर रिकमेंडेशन हो जाए। अभी डिस्कम्फर्ट फील होती है वहाँ पर, अगर ये होगी तो एक पेशेंट जो है ज़्यादातर वहाँ पर जो हैं वो प्रिवेंट कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। ये देखा गया कि 12% जो है उनमें बोन लॉस हो जाती है अगर स्पेस पे चले जाते हैं। तो उसकी वजह से उनमें जब वो अर्थ पे आते हैं तो उसमें जो 12% है, जैसे मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली लॉस्ट हो जाती है 4.5 मंथ में। ये प्रीवियस रिसर्चर्स कहते हैं कि स्पेस में जाने से जब वो वापस आते हैं एक साल के अंदर, अर्थ पे जब आते हैं तो एक साल के अंदर 6% रिकवर होती है बोन। तो ये क्यों हो रही है? ये खाली ग्रेविटी की वजह से नहीं हो रही, ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी रोल है, ये दोनों उनकी वजह से हो रही है रिकवर 6%। ठीक है, ये आपको जहन में रखनी चाहिए। तो मेरा मेन मकसद यही था इन चारों को कंपेयर करने का।
और उसके अलावा इसमें जो मैंने ज़्यादातर रिसर्च डिज़ाइन जो यूज़ किए वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ किए हैं। और मैंने प्रीवियस, और इसमें एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि रेफरेंसेस जो मैंने दिए अपने लॉजिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी दी, और एक और दी थी प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल जो कि मैंने बताया था VO2 मैक्स से रिलेटेड था। उन्होंने ये कहा कि प्रीवियस जो भी रिसर्चर थे उन्होंने ये कहा कि रिसर्च कंडक्ट की थी उन्होंने USA, कनाडा एंड 7 अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में कि हमें VO2 मैक्स चाहिए। एज उन्होंने रखा था तकरीबन 6 to 75 ईयर्स। तो मेल और फीमेल थे, जो मेल थे अगर उनके रिलेटेड मैंने ये हाइपोथेसाइज किया कि अगर हम एक्सरसाइज कराएंगे जो 18 एज वो डिक्लाइन होगी, सेम होगी। और मेल जो है उनमें हमारी ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन जो फीमेल है उनमें ये ज़्यादातर कम होता है, यानी कि स्लो होता है। ये कह सकते हैं आपके स्लोली इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन होती है, ये खास मायना नहीं रखता, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन एज मेन है, एज से नेगेटिव कोरिलेशन होगी। आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि आप जैसे 18 एज हो जाती है तो आपकी जो है ज़्यादातर स्टॉपेज ऑफ बोन ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा आपकी जो स्टिफनेस मसल हार्ट मसल में होते हैं, उसके अलावा आपकी थिकनेस इन आर्टरीज होती है आफ्टर 18 एज, तो उसकी वजह से लो ऑक्सीजन कंजप्शन होती है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है ज़्यादातर। तो लॉजिकल थ्योरी, अगर आपके एक स्विमर अपनी रफ्तार बढ़ाएगा तो उस रफ्तार से क्या होगा, आप पर रेजिस्टेंस जो है वाटर की वो बढ़ेगी, तो उसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखिए इलास्टिक एंड इफेक्टिव थ्योरी ये कहता है कि अगर आप ये यानी कि इमेजिनरी प्रेशर आप पर जो बैरियर है, इट्स एक्ट एज अ बैरियर, सॉरी इट्स नॉट एक्ट एज अ बैरियर फॉर पाथवे ऑफ एक्सरसाइजर, बट इट अफेक्ट्स बेनिफिशियली, जैसे कि वो हमारी कॉन्ट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन तो भी काम करता है। इमेजिनरी प्रेशर वो बैरियर नहीं होता, लेकिन जो हमारी टोटल प्रेशर है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारे एक्ट करते हैं बैरियर, आपको पानी में अपोजिट करेंगे, लेकिन वो आपको इफेक्ट दिखाएंगे अपनी किस तरह इट अफेक्ट्स लाइक इमेजिनरी प्रेशर। थेरेपी को भी पाकिस्तान में लाया जाए इंशाअल्लाह ताला, जल्द से जल्द हमारे मुल्क में भी ये चीज़ आएगी। मैंने इसलिए अपने रिसर्च, अपने कुछ ख्यालात आपके सामने पेश किए। थैंक यू।